गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कल किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं पोस्ट कर सका। आज मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम पढ़ लिए थे और अब हमें उन परिणामों की व्याख्या करनी है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से एक बार। एक्चुअल में आइंस्टीन ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत उठाया और उसके द्वारा उसने व्याख्या की थी। वो व्याख्या में पढ़नी है आज, बहुत इंपॉर्टेंट है और ढंग से पढ़े, बहुत आसान भी है। समझिएगा इसको एक बार। ये धातु की सतह और इस सतह में हमने कहा था मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो प्रकाश है वो इस पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके बाहर निकल जाएंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आइंस्टीन ने ये कहा था, प्लांक ने ये कहा था कि प्रकाश जो है वो फोटॉन्स के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? फोटॉन्स के रूप में आएगा। ठीक है, तो फोटोन जब किसी धातु की सतह पर आपतित होगा, फोटोन जब किसी धातु की सतह पर आपतित होगा तो वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर देगा? वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? पढ़िए इसको एक बार। आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर सन 1905 में एक समीकरण दिया था जिसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। दिया आइंस्टीन ने था किसका उपयोग करके? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का। और क्या बोलते हैं उसको? हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। हुआ क्या इसमें? जब कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित हुआ, फोटोन का मतलब है प्रकाश ही है, पर प्रकाश किसके रूप में है? फोटॉन्स के रूप में है। तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर निम्न दो कार्य करेगा। तो सुनिएगा ध्यान से एक बार। धातु की सतह है, इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन इस धातु की सतह पर आपतित हुआ और इलेक्ट्रॉन ने इसकी सारी की सारी ऊर्जा एब्जॉर्व कर ली। अब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का क्या करेगा? वो सिर्फ दो काम करेगा। सबसे पहला काम तो ये करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर आएगा। क्या करेगा बोलिए? पहले तो वो बाहर आएगा और बाहर आने के बाद फिर क्या करेगा? वो उसके बाद गतिज ऊर्जा से पलायन कर जाएगा। जो बचेगी ऊर्जा, शेष ऊर्जा, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होगी। दो काम किए उसने। वापस फोटोन आया, उसने अपनी सारी ऊर्जा ट्रांसफर कर दी किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है, अब वो उसमें दो काम करेगा। पहला काम धातु की सतह से बाहर आएगा, दूसरा काम जो शेष बचेगी ऊर्जा उसका उपयोग वो गतिज ऊर्जा के रूप में करेगा। इसको एग्जाम्पल समझिए आप लोग। हालांकि एग्जाम्पल इतना सही नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी समझाने के हिसाब से वो ठीक रहेगा। सुनेगा ध्यान से एक बार। हम लोग रेलवे स्कूल में आ गए और सुबह जब प्रार्थना होती है तो मेन गेट को लॉक कर देते हैं, मेन गेट बंद होता है और वो मेन गेट छुट्टी के टाइम पर खुलता है। मान लीजिए किसी छात्र को स्कूल से भागना है, ठीक है। स्कूल से भागने के लिए वो क्या करेगा? गेट तो बंद है। गेट बंद है तो वो क्या करेगा? कोई ऐसा उपाय करे कि एक तो स्कूल की बाउंड्री से बाहर पहुंचे कैसे भी, ठीक है। तो मान लीजिए ऊपर छत पे कोई सीढ़ी पड़ी हुई है, तो छात्र क्या करेगा? दीवार की सहायता से सीढ़ी लगा करके और पहला काम तो ये करेगा कि वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर जाएगा। क्या वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद
वहाँ पर बैठा रहेगा क्या? नहीं सर, जैसे ही वो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर जाएगा, तेजी के साथ, फुल गति से, फुल स्पीड से वो पलायन करेगा, भाग जाएगा। डर रहेगा उसको गुरुजी का। ठीक है, ऐसा करना नहीं है हम लोगों को, पर क्यों समझाया मैंने आपको। तो यही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि धातु की सतह है, ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन, फोटोन आया, सारी की सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को पास कर दी। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का उपयोग दो चीज़ों में करेगा। पहले सरफेस से बाहर आएगा, सरफेस से बाहर आने के बाद अपनी शेष बची हुई ऊर्जा से पलायन कर जाएगा। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज करो जो फोटोन आया उसकी ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। कितनी थी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो 100 की 100 उसने सप्लाई किसको कर दी? कर दी इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब मान लीजिए उस इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर आने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं कार्यफलन। याद कीजिए शुरू में आई थी परिभाषा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कार्यफलन। वो 20 है। अब बताओ बाकी कितनी ऊर्जा बचेगी? 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बचेगी। क्या उपयोग मिलेगा उसको? वो गतिज ऊर्जा के रूप में आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन उस 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ पलायन कर जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है क्लियर। दो काम करेगा। पहला काम, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसे हम कहते हैं कार्यफलन, संकेत φ0 का उपयोग कर सतह से बाहर आने के लिए उसका उपयोग करेगा। ठीक है। नंबर सेकंड, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती है। आई बात समझ में? तो लिखा हुआ है नीचे, यदि फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू हो तो वो ऊर्जा क्या काम आएगी? वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, फोटोन की नहीं, ये फोटोन ने तो अपनी ऊर्जा किसको दे दी? दे दी इलेक्ट्रॉन को। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर धातु का कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। जब मैं समझा ना आपको, 100 ऊर्जा दी उसने, 100 इलेक्ट्रॉन दी, तो 100 ऊर्जा दी तो 20 तो क्या काम ले ली उसने? धातु की सतह से बाहर आने में, और 80 क्या बच गई उसकी? अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 80। तो वही बात लागू होती है यहाँ पे। तो लिखा है इसने, फोटोन यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू धातु का कार्यफलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी h न्यू बराबर φ0 प्लस k मैक्सिमम। k मैक्सिमम क्या होता है? अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। बताओ अधिकतम गतिज ऊर्जा का वही है ये समीकरण 100 बराबर 20 प्लस 80, वही तो है ये। ठीक है, अब बताओ गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? सर होता है गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv²। तो k मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 m v मैक्स स्क्वायर। ठीक है, v मैक्स क्या है यहाँ पर? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। के मैक्सिमम का यह मान समीकरण 1 में रखो तो h न्यू बराबर क्या आएगा? φ0 प्लस 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम समझते हैं इसको एक बात और। सपोज करो, अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन और ये फोटोन। फोटोन आया, मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इसकी ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन ने सारी ऊर्जा ग्रहण कर ली, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से तो वो बाहर आ गया, और बाकी 80 किस में कन्वर्ट हो गई? उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा में। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज करो ये 100 की जगह
मैं अब गतिज फोटोन की जो ऊर्जा है उसे मैं 80 कर देता हूं, तो क्या होगा? तो सुनना ध्यान से। कार्यफलन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्यफलन प्रत्येक धातु के लिए निश्चित होता है, तो कार्यफलन तो 20 का 20 ही रहेगा ना। लेकिन अब अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं बात समझ में? तो बताइए, आपने आपतित ऊर्जा को घटाया है, 100 की जगह 80 किया है, तो क्या हुआ? तो सर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होगी। क्यों? क्योंकि धातु का जो कार्यफलन है वो निश्चित है, ये 20 निश्चित है, तो इक्वल होने के लिए कौन कम होगा? अधिकतम गतिज ऊर्जा कम होगी। आई क्या बात समझ में? वापस बोलता हूं मैं। देखो, समीकरण 2 में अगर एच न्यू को कम करोगे, एच भी कांस्टेंट है, कम तो न्यू ही करनी पड़ेगी, मतलब आवर्ती कम करेंगे। तो आवर्ती कम करेंगे तो क्योंकि फाई जीरो तो कांस्टेंट है ना, तो फिर कमी किस में आएगी? 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर में, इसमें कमी आएगी। ठीक है। अब कमी आते आते मैंने एग्जांपल दिया, अगर 100 थी ऊर्जा तो 20 कार्यफलन, 80 अधिकतम गतिज ऊर्जा। घटा करके मान लो अब मैं इसको 50 कर दूं, तो क्या होगा? 20 तो फिक्स है, तो कितनी बचेगी ऊर्जा? 30 बचेगी। 40 कर दूं तो सर 20 कार्यफलन और 20 गतिज ऊर्जा। 30 कर दूं तो 20 कार्यफलन, 10 गतिज ऊर्जा। 25 कर दूं तो 20 कार्यफलन, 5 गतिज ऊर्जा। और 20 ही कर दूं तो सर 20 ही करोगे तो 20 का 20 काम आ जाएगा किसमें? कार्यफलन में। अधिकतम गतिज ऊर्जा बचेगी ही नहीं, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं न्यू के मान को कम करता करता न्यू जीरो कर दूं, मतलब दहली आवृत्ति के बराबर कर दूं, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी और फाई जीरो का मान आ जाएगा। समझे कैसे? अगले पेज पे है ये, देखिए लिखा हुआ है, यदि समीकरण 2 में आपतित फोटोन की आवृत्ति, एक तो आवृत्ति और आवर्ती, ये फ्रीक्वेंसी है भाई, तो इसको यूं लिखें, गलत लिखा है इस भैया ने, आवृत्ति, ये आवृत्ति, आवृत्ति कम की जाए तो क्या कम होगा? तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग या अधिकतम गतिज ऊर्जा भी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि धातु का जो कार्यफलन है वो तो क्या होगा? निश्चित होगा। अर्थात दहली आवृत्ति पर, यानी कि न्यू बराबर न्यू जीरो पर वी मैक्स कितना होगा? जीरो। मतलब अगर हम दहली आवृत्ति के बराबर का फोटोन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन केवल धातु की सतह से बाहर ही आ पाएगा, वो फिर भाग नहीं पाएगा वहां से। ठीक है। तो समीकरण में रखा है इसने मान, समीकरण 2 में कंडीशन है ये कि न्यू बराबर न्यू जीरो पर वी मैक्स बराबर जीरो। अब बताओ, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो ये स्टेप आ रही है हमारे पास, एच न्यू जीरो बराबर फाई जीरो प्लस 1/2 m जीरो का स्क्वायर, क्योंकि वी मैक्स कितना हो गया? जीरो हो गया। हल करेंगे तो फाई जीरो कितना आ जाएगा? एच न्यू जीरो। बहुत सिंपल है। अब इस फाई जीरो के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 था एच न्यू बराबर फाई जीरो प्लस 1/2 m वी एम स्क्वायर, यही था। फाई जीरो का मान निकाल लिया हमने, कितना आया ये मान? एच न्यू जीरो। दोनों पक्षों को, एच वाले पदों को एक तरफ कर लो और कॉमन ले लो, तो क्या आएगा समीकरण? एच न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर 1/2 m वी मैक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 आ गई, और यह समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि इस समीकरण की सहायता से हम व्याख्या करना चाहते हैं किसकी? जो परिणाम निकाले हमने पहले, किसके? प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रैक्टिकल परिणाम हमने निकाले थे, उनकी हमें व्याख्या करनी होगी। थैंक यू।